नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, टुंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों पर व्याख्यान दूंगी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्याभिषेक से हुई थी और उसका पतन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम को परास्त किए जाने से 1526 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है। अनेक शक्तिशाली राज्यों का उत्थान और पतन प्रकृति के इस नियम की पुष्टि करता है। दिल्ली सल्तनत भी इसका अपवाद नहीं था। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कोई एक कारण नहीं था, अपितु संयुक्त रूप से कई कारण इस पतन के लिए उत्तरदायी थे। हम पहला बिंदु लेते हैं निरंकुश शासक। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश जो शासक थे वो अत्यधिक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी थे। राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करके वे निरंकुशता पूर्वक शासन करते थे। अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए सुल्तानों ने उलेमा और धर्माधिकारियों की भी परवाह नहीं की थी। अपने विरुद्ध सिर उठाने वालों के प्रति सुल्तान अत्यंत कठोर और बर्बर नीति का पालन करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नवीन मुसलमानों को जिस प्रकार से दंडित किया गया था वह सल्तनत कालीन निरंकुशता का ज्वलंत उदाहरण है। प्रोफेसर एस आर शर्मा ने लिखा है कि यदि कभी कोई राजा हुआ है जिसने अपने अंतःकरण को कुचल दिया हो तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। इस प्रकार निरंकुश नीतियों से आक्रोश बढ़ता गया जो अंततः दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण बना। दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं उत्तराधिकार के नियम का अभाव। किसी भी सुल्तान की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर उसका बड़ा पुत्र ही बैठे यह आवश्यक नहीं था। अतः राजगद्दी पर अधिकार करने के लिए उसके पुत्रों और सरदारों में होड़ लग जाती थी और परस्पर संघर्ष होता था जिससे सल्तनत की शक्ति क्षीण होती थी। हम कुछ नाम ले सकते हैं जैसे इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। ये सभी प्रांतीय सूबेदार थे किंतु उत्तराधिकार के नियम के अभाव से लाभ उठाकर शक्ति की सहायता से शासक बने थे। उत्तराधिकार का नियम न होने के कारण अनेक विद्रोह होते चले गए। दास प्रथा सल्तनत काल की एक प्रमुख विशेषता दासों के द्वारा राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया जाना था। कहते हैं गुलाम वंश के पतन के पश्चात भी गुलामों ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसमें हम नाम ले सकते हैं मलिक काफूर और खुसरो का। ये गुलाम अत्यंत योग्य थे किंतु इनमें स्वामी भक्ति की भावना नहीं थी जिसका दुष्परिणाम इनके सुल्तानों को सहना पड़ा था। मलिक काफूर और खुसरो ने भी अपने अपने सुल्तानों की हत्या की थी और सल्तनत पर अधिकार करने का प्रयास किया था। सल्तनत काल में गुलामों की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि जिससे वे समय समय पर षड्यंत्र करके सल्तनत को दुर्बल बनाते रहते थे। विशाल साम्राज्य कहते हैं सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत का अत्यंत विशाल होना भी उसके एक पतन का कारण बन गया। अलाउद्दीन ने विजयों द्वारा लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था किंतु उसने अपनी दूरदर्शिता प्रदर्शित करते हुए दक्षिण भारत पर अपना सीधा शासन स्थापित नहीं किया था। जबकि इसके विपरीत तुगलक वंश के शासकों ने दक्षिण भारत पर अपना सीधा शासन स्थापित करने का प्रयास किया जिसका दुष्परिणाम उन्हें झेलना पड़ा था। दिल्ली से इतनी दूर सीधा शासन स्थापित नहीं किया जा सकता था। क्योंकि उत्तरी भारत से दक्षिण भारतों पर शासन चलाना, वहां की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं था। इसी कारण मुहम्मद तुगलक ने राजधानी दौलताबाद बनाई थी किंतु उसकी यह योजना असफल हो गई थी। दुर्बल सैन्य व्यवस्था सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में भी अनेक दुर्बलताएं थी। सैनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष स्थायी सेना का अभाव था। सल्तनत काल में अधिकांश शासकों के पास स्थायी सेना नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके महत्व को समझा था और स्थायी सेना भी तैयार की थी। इसी कारण उसे अत्यधिक सफलता भी मिली किंतु उसके उत्तराधिकारियों ने पुनः स्थायी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। स्थायी सेना के अभाव में सुल्तानों को अमीरों और प्रांतीय सूबेदारों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था जिससे अमीरों के प्रभाव में वृद्धि होती थी और सुल्तान की प्रशासन पर से पकड़ ढीली हो जाती थी। इसके अतिरिक्त सल्तनत कालीन सुल्तानों की सेना में अनेक जाति जैसे ईरानी थे, तुर्की थे, अफगान थे, ये सब सैनिक थे जिनमें परस्पर सहयोग नहीं होता था। सुल्तान के सीधे नियंत्रण में न रहने के कारण
उनमें स्वामी भक्ति का भी अभाव रहता था। वो केवल किसके प्रति जिम्मेदार होते थे? अपने अमीर या अपने जो सेना का मुख्य अधिकारी होता था उसके अधीन अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते थे, न कि सुल्तान के प्रति। अतः सुल्तान की सैनिक शक्ति, जो सैनिक स्थिति है, सुदृढ़ नहीं हो पाती थी। अमीरों की महत्वाकांक्षाएं। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक प्रमुख कारण अमीरों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं भी थी। सल्तनत काल में अमीर अत्यंत शक्तिशाली थे। अपार धन संपत्ति और विशाल सेना के स्वामी होने के कारण वे स्वयं सुल्तान बनने का स्वप्न देखने लग जाते थे। यही कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी तक को अमीरों का सामना, यानी कि अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का भी काफी ह्रास हुआ था। तुगलक वंश शासकों की नीतियां भी दिल्ली सल्तनत के पतन का एक कारण बनी। कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी योजनाओं से दिल्ली सल्तनत को आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से जर्जर कर दिया था। उसकी नीतियों से जनसाधारण में आक्रोश उत्पन्न हुआ। उसकी विफलताओं के कारण ही उसे इस्लाम जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख कहा गया। मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन को जिस प्रकार से कार्यान्वित किया वह उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। लेनपुल ने लिखा है कि दौलताबाद मोहम्मद तुगलक की शक्ति के दुरुपयोग का स्मारक था। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा परिवर्तन का प्रयोग भी असफल रहा, जिसके गंभीर परिणाम हुए। उसकी दक्षिण नीति भी असफल रही। फिरोज तुगलक भी दिल्ली सल्तनत की स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर सका। यद्यपि उसने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, किंतु कहते हैं जागीर प्रथा को उसने पुनः शुरू कर दिया था और धार्मिक नीति से सल्तनत को उसने कमजोर बना दिया था, क्योंकि फिरोज तुगलक के लिए कहा जाता है वो कट्टर धर्मांध था। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी और भी अयोग्य निकले और सल्तनत का तीव्र गति से पतन होने लग गया था। हिंदुओं के शोषण की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के शासक जो थे इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, अतः उन्होंने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति का पालन किया। कुछ सुल्तानों ने तो हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए, जिससे बहुसंख्यक हिंदू जनता में आक्रोश की भावना प्रबल हो गई थी। यद्यपि अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने धर्म को राजनीति से पृथक करने का प्रयास किया था, किंतु हिंदुओं के प्रति उसकी नीति सदैव पक्षपातपूर्ण और कठोर रही। अलाउद्दीन ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और अन्य अनेक प्रकार के करों से हिंदुओं की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया। मोहम्मद तुगलक ने भी दोआब की हिंदू जनता पर अत्यधिक कर लगाए थे। ये सुल्तान हिंदू जनता को इतना गरीब बनाना चाहते थे कि वो विद्रोह करने का साहस ही नहीं कर सके, किंतु इन नीतियों से हिंदू जनता में विरोध की भावना निरंतर बढ़ती चली गई। कहते सुल्तान बल के प्रयोग से भी हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में कहते हैं बोधन नामक एक ब्राह्मण को केवल इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया गया कि उसने ये कहा था कि उसका धर्म भी उतना ही अच्छा है जितना इस्लाम धर्म का। बोधन से कहा गया था या तो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, मृत्यु दंड। बोधन ने मृत्यु दंड को स्वीकार किया। सल्तनत का कमजोर होना स्वाभाविक ही था। वैदेशिक आक्रमण की बात करें तो सल्तनत काल में भी भारत पर वैदेशिक आक्रमण हुए, कहते हैं, जिनसे दिल्ली सल्तनत को दोहरी हानि उठानी पड़ी। एक और तो सुल्तानों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से पश्चिमी सीमा की ओर विशेष ध्यान देना पड़ा, जिससे वे राज्य के अन्य समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे सके। दूसरी ओर इन आक्रमणकारियों ने समय समय पर आक्रमण करके आर्थिक हानि भी पहुंचाई। सल्तनत कालीन वैदेशिक आक्रमणों में तैमूर के आक्रमण से विशेष हानि हुई थी। तैमूर विजय प्राप्त करता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया था, जहां उसने भयंकर लूटपाट की थी, और तैमूर के आक्रमण के अतिरिक्त हम कह सकते हैं मंगोलों ने भी दिल्ली सल्तनत की शक्ति को क्षीण किया था। बाबर का आक्रमण। सल्तनत काल का अंतिम राजवंश कहते हैं लोदी वंश था। लोदी वंश के शासक दिल्ली सल्तनत को ढहने से रोकने में असमर्थ रहे थे। सिकंदर लोदी ने यद्यपि सल्तनत को पुनः शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था, किंतु वह सफल नहीं हो सका। इब्राहिम लोदी के शासनकाल यानी कि 1517 से 26 में स्थिति और अधिक बिगड़ गई थी और स्थान स्थान पर उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे थे। इब्राहिम इन विद्रोहों को दबाने में सफल नहीं हो सका था। इन विपरीत परिस्थितियों में कहते हैं बाबर ने आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी ने पानीपत के मैदान में बाबर का सामना किया, किंतु बाबर के सामने वह टिक नहीं सका और युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इब्राहिम लोदी की पानीपत के युद्ध में पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। धन्यवाद।